नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब क्या है इसका? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, आपके पास कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि आपने कॉपी लिया है, बुक लिया है, कोई भी सामान आपके आसपास है, तो वो क्या हो जाता है? एक प्रकार का पदार्थ हो जाता है, एक प्रकार का मैटर हो जाता है, एक प्रकार का क्या हो जाता है? सब्सटेंस हो जाता है, जो हमारे आसपास मौजूद होता है। वो आसपास के जो हमारे मौजूद हैं, जो भी पदार्थ हैं हमारे पास, चाहे वो लकड़ी का कोई सामान हो, चाहे वो मिट्टी हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, ये इनकी एक क्वालिटी होती है, इनका एक गुणधर्म होता है। उन्हीं गुणधर्मों के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो कैसी गुणवत्ताएं रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, या उनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। भौतिक प्रकृति का मतलब ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को छूकर देखते हैं कैसा है, ठोस है। आप उसको छूकर देखते हैं कैसा है, द्रव है, ठीक है। आप उसको छूकर देखते हैं कैसा है, ये गैस है, ठीक है। आप उसको देखकर बता सकते हैं काला है, नीला है, पीला है, गोरा है, ठीक है, काला है, कैसा है। तो वो सब क्या हो जाते हैं? द्रव्य हो जाते हैं। वो सब क्या हो जाते हैं? पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है। कहना है कि दो प्रमुख अवयव होते हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में। वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है द्रव्य, जिसको हम मैटर बोलते हैं, या तो इसी को सब्सटेंस बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं? सब्सटेंस, ठीक। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एनर्जी। दूसरी क्या होती है? हमारे पास एनर्जी है। एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक द्रव्य पदार्थ हूँ, एक, ठीक, एक प्रकार से मुझे एक पदार्थ मानिए, मैं एक पदार्थ हूँ। अब एक बात बताइए कि अगर इस पदार्थ के कणों के बीच, ठीक है, हम जो एक प्रकार का मैं जो पदार्थ हूँ, अगर इसके कणों के बीच कोई एनर्जी ना होती तो क्या मैं पढ़ा पाता आप लोगों को? नहीं पढ़ा पाता। मतलब कोई भी अवयव होगा वो द्रव्य होगा या तो, और उसी में होगी एनर्जी। उसी में क्या होगी? एनर्जी, मतलब क्या होगा? ऊर्जा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड के दो प्रमुख अवयव हमारे पास क्या क्या हैं, तो वो हो जाता है पहला द्रव्य, मतलब मैटर या सब्सटेंस, पदार्थ, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है हमारे पास? एनर्जी और ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घरों में लाइट आती है, उससे आप फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, सभी प्रकार की चीज़ें यूज करते हैं, ठीक। तो क्या वो ऊर्जा खत्म हो रही है? नहीं, ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि वो है क्या, जैसे मान लीजिए कि लाइट आई तो वो करंट है, एक धारा है, उसने क्या किया, वो एक विद्युत ऊर्जा थी, उसने क्या किया? बल्ब को जलाया, और बल्ब को जलाने का मतलब उसने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है। आप देखते हो बल्ब काला जल रहा है, नीला जल रहा है, ये सब क्या होता है? यही तो मतलब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में क्या हुई? ट्रांसफर हो गई। आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, तो जब धक्का लगाते हैं तो वो अपना स्थान बदल देती है। अपना स्थान बदल रही है, इसका मतलब कि उसके सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एनर्जी की वजह से। और जब आपने उसको धक्का दिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो क्या हुआ कि उसमें जो ऊर्जा स्टोर हुई वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हुई। अब उसको फिर से धक्का देना पड़ेगा, तो जितना ऊर्जा उसमें स्टोर है उससे ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें कि द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, ब्रह्मांड के कुछ अवयव जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है। स्थान घेरते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हो, ठीक, आप जहाँ बैठे हो, आप एक द्रव्य हो, आप एक पदार्थ हो। क्या उस जगह पर कोई और है? वहाँ गैस है? नहीं है। वहाँ कोई लिक्विड आके रहा? नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, अब मैं मार्कर किसी प्लेस पे रख देता हूँ, तो ये एक स्थान बना लेता है अपना कि नहीं बना लेता है? बना लेता है, ठीक। अगर स्थान ना बनाता होता ये, तो हम घरों में रहते हैं। घरों में क्यों रहते हैं? हम तो कहीं भी इधर उधर टपक जाते, होता कि नहीं होता? होता। मतलब क्या है कि हम जहाँ रहते हैं, तो हमें अगर एक प्रकार के द्रव्य हैं, एक प्रकार के पदार्थ हैं, तो क्या होगा कि हम एक स्थान लेंगे, एक जगह लेंगे। कोई भी सामान रखना होगा, कोई भी पदार्थ रखना होगा, तो एक स्थान लेगा, एक स्थान घेरेगा। आप कह देते हो कि इतनी जगह में ये चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या होगा? स्थान घेरता है, और जिसका एक द्रव्यमान होता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ होता है, आप कहते हो कि इसका ये वजन है, इसका क्या है? वजन है। पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, पृथ्वी एक प्रकार से बल लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अगर वो बल हटा दिया जाए
तो भी इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, वेट होगा इसका कुछ, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ अगर मान लीजिए कि 60 किलो का हूँ, हमारा वजन क्या है यहाँ 60 किलो है, ठीक है, पृथ्वी पर। अगर हम चंद्रमा पर चले जाते हैं, अगर हम कहाँ चले जाते हैं, चंद्रमा पर, तो यही वजन हमारा 10 किलो हो जाएगा। अगर हम कहाँ चले जाते हैं, चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अब जो पृथ्वी एक चुंबक की तरह हमको खींच रही थी, वो कम लग रहा है। कितना? 6 गुना कम लग रहा है, 6 गुना कम लग रहा है। अब 6 गुना अगर कम लग रहा है तो हमारा वजन भी 6 गुना कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपके दिमाग में पहले रहा होगा कि 60 किलो है तो वहाँ भी 60 किलो ही होंगे, नहीं, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल या किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के बीच जो फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना वर्क कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपके द्रव्य पर। द्रव्य का आकार जितना बड़ा होगा, उनके कणों के बीच स्पेस जितना कम होगा, उसका भार उतना ही बढ़ेगा, अर्थात हम कहते हैं कि द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो यह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिला होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हो, तो आप अगर हो, एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार, इन्हीं सभी कणों से मिलकर बने हो कि नहीं मिले हो, तो ये तो एक प्रकार का पदार्थ हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं कि छोटे छोटे कण, मान लीजिए कि आप मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को तोड़ते हैं तो क्या होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल निकल आते हैं कि नहीं निकलता है, छोटे छोटे कण निकल आते हैं ना। तो आप कहोगे कि मिट्टी का हमने इतना बड़ा, अगर मान लीजिए कि कोई टुकड़ा ले लिया, तो उस टुकड़े में छोटे छोटे कण हैं कि नहीं है, कण हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों में क्या होता है, विभक्त होता है, उसी के बारे में, ठीक। दो तरह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और अगर हम बात करें कि जो आपका पदार्थ होता है, ये पदार्थ कितने तरीके से होता है, ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम बांटते हैं। पहला क्या होता है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म वो हो जाएगा कि वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। आप भौतिक गुणधर्म में देखोगे काला है, नीला है, पीला है, गोरा है, ठीक है। और रासायनिक गुणधर्म में देखोगे कि ये किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, किस कण से मिलकर बना हुआ है। उस कण, वो जो कण है, उस कण के बीच कोई ऊर्जा काम कर रही है कि नहीं, कोई एनर्जी काम कर रही है कि नहीं, उन कणों के बीच में कुछ स्पेस है कि नहीं है। तो ये सब किसके अंतर्गत हम देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अगर मैं पदार्थ की बात करूं, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, अगर हम क्या बात करें भौतिक गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुणधर्म मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अगर मैं भौतिक गुणधर्म की बात करूं तो दो तरीके से, एक होता है कि जो पुराने जमाने के दार्शनिक होते थे, फिलॉसफर, वो बांटते हैं, और एक है कि आज के वैज्ञानिक बांटते हैं, आज के वैज्ञानिक, ठीक, आज के वैज्ञानिक बांटते हैं, ठीक है। तो पुराने समय के जो दार्शनिक हुआ करते थे, पुराने समय के जो दार्शनिक हुआ करते थे, वो दार्शनिक किस तरीके से पदार्थ को बांटते थे, देखिए वो भी समझदार थे, ऐसी बात नहीं था। अगर समझदार नहीं होते तो आज के 2000 साल पहले ये ना बता, 2000 साल पहले या फिर मतलब 2300-2400 साल पहले ये बता के ना जाते कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। महर्षि कणाद जैसे ऋषि ये ना बता के जाते कि जो कण होता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार के कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। परमाणु के बारे में बताकर या परमाणु की परिभाषा देकर कणाद ना जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने दार्शनिक थे हमारे पास, उनके पास भी नॉलेज था और वो बताते थे। अगर मैं दार्शनिकों की बात करूं कि दार्शनिक क्या कहते हैं, दार्शनिक क्या कहते हैं कि भौतिक तरीके से कितने रूप से होते हैं, ठीक है। दार्शनिक कहते थे छित जल पावक, छित जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा मतलब दार्शनिक कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, ठीक। यहाँ शरीर का मतलब क्या है, शरीर का मतलब बॉडी नहीं, शरीर का मतलब वही पदार्थ जिसको आप द्रव्य कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये 5 तत्वों से, मतलब पुराने जो हमारे दार्शनिक थे वो कहते थे कि हमारे पास जो पदार्थ हैं वो पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा छित,
छित का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का मतलब समझ लो कण, क्या है कण, मतलब क्या है मिट्टी। ठीक, जल का मतलब क्या हुआ आपके पास, जल का मतलब पानी, जानते ही हो। पावक का मतलब क्या हुआ, पावक का मतलब हो गया, ठीक है, आग, जिसको आप समझ लीजिए कि ऊष्मा कह दो या ऊर्जा कह दो, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। गगन का मतलब हो गया आकाश, आकाश का मतलब जहां बिल्कुल खाली हो, स्पेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आकाश, ठीक है। ये आकाश का मतलब ये है कि ये जो कण थे, ये जो पदार्थ के कण थे, ये कणों के बीच में जो स्पेस है, बीच में जो अवकाश है, उसी को ये गगन कहते थे, ठीक है। समीरा मतलब वायु, मतलब गैस के कण, मतलब क्या, गैस के कण, इन सभी को मिला देते हैं तब पदार्थ बनता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो उस पदार्थ में कण होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, उसमें कुछ द्रव होगा कि नहीं होगा, होगा, पानी होगा कुछ उसमें, ठीक है। आग मतलब ऊर्जा होगा, उन कणों के बीच में कोई एनर्जी होगी कि नहीं होगी, होगी। आकाश मतलब कणों के बीच में कुछ स्पेस होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। वायु अर्थात क्या है कि उसमें हवा की मात्रा होगी कि नहीं होगी, अगर जल की मात्रा है तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, कि हवा की मात्रा ना हो। 5 तत्वों से बना शरीर है, तो वो लोग कहते थे कि छित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना शरीर है। कुछ इस तरीके से क्या करते थे हमारे पुराने जो दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफर जो थे, वो क्या करते थे, बांटते थे। लेकिन आज की बात करूं अगर मैं, ठीक है, आज की अगर मैं बात करूं कि आज के लोग या फिर आज के वैज्ञानिक, भाई आज तो माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं, चेक करते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, उसके बाद भी क्या करते थे वो लोग, बता देते थे, ठीक है। तो अगर मैं वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि हमारा आज जो पदार्थ होता है, हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये पदार्थ क्या होते हैं, अगर भौतिक रूप से इनको हम बांटें, भौतिक रूप से इनका क्लासिफिकेशन करें, भौतिक रूप से अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, मुख्यतः ये 3 तरीके से होते हैं। मुख्यतः ये कितने तरीके से होते हैं, 3 तरीके से। लेकिन वैज्ञानिक ही बोलते हैं कि ये 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 10, 12 भी होते हैं, 22 भी होते हैं, ठीक। अब ठीक है, लेकिन हमको मुख्यतः 4 पढ़ना है। मुख्यतः कितना पढ़ना है, 4 पढ़ना है। और ये 4 भी ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आएगा तो आप 3 ही लिखोगे, समझ में है कि नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत ना के बराबर दिया है। तो अगर पूछता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार, या मान लीजिए कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार कि द्रव्य की, हमारे आसपास के पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले कहेंगे ठोस, मतलब सॉलिड, और अगला है द्रव, मतलब लिक्विड, ठीक। अगला है आपके पास गैस, ठीक, और ये होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। 4 तरीके के पदार्थों को इन्होंने बताया। अगर 5वां हम बात करें तो BEC होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और छठे की बात करूं तो फर्मियोनिक कंडेंसेट होता है। ये कंडेंसेट क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कुछ है, मान लीजिए कि ठोस को हम द्रव के रूप में बदल रहे हैं, या द्रव को हम ठोस के रूप में, तो द्रव को जब ठोस के रूप में बदलना होगा तो ठंडा करना पड़ेगा। जब हम ठंडा करते हैं उसको, तो होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए कि ये द्रव था और ये ठंडा करने पर ठोस बना है, इसके बीच का कोई एक पोजीशन होगा कि नहीं, जब वो ठंडा हो रहा होगा, कण होगा, तो वो पोजीशन ना तो द्रव का होगा ना तो ठोस का होगा, तो उसी पोजीशन को कह देते हैं ये BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये क्षणिक भी नहीं होता है, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि ये टिक सके या रह सके, इसलिए इसको ना के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं ठोस की बात करूँ तो ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका आकार भी निश्चित होता है, ठीक है, जिसका आकार निश्चित होगा, जिसका आयतन निश्चित होगा, जिसका क्या होगा, आयतन निश्चित होगा, जिसके कणों के बीच ये आकार या आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक। अगर मैं द्रव की बात करें, ठीक है, तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, आयतन तो क्या होगा, निश्चित होगा,
लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। अगर हम गैस की बात करें तो इनका आयतन या आकार ये दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब आकार और आयतन की अगर हम बात करें तो दोनों भी क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठोस सॉलिड का मतलब होता है कोई ऐसा पदार्थ कि जिसके कणों के बीच दूरियां बहुत कम हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत तरीके से, इनके ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं, द्रव के गुणधर्म क्या होते हैं, गैस के गुणधर्म क्या होते हैं, प्लाज्मा के गुणधर्म क्या होते हैं, सभी को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रफली आप जान लीजिए कि जो ठोस है, ठीक है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव जो है उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आकार और आयतन, जैसे एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ रख दूँ तो ये मार्कर कूद के कुर्सी तो नहीं बन जाएगा ना, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन यूज कर रहे थे, यूज करते अचानक फ़ोन रूमाल बन गया, आपने मुंह साफ किया, फेंक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब जो फ़ोन है आपके पास एक ठोस है, ये मार्कर क्या है, एक ठोस है। तो इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित है ना, कि ये इसी आकार का है तो इसी आकार में रहेगा, इसका आकार बदलने वाला नहीं है। द्रव जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। मतलब क्या है कि आयतन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने कहीं रख दिया तो एक स्पेस बना लेगा, वो जितना स्पेस बनाएगा वही आयतन हो जाएगा। हम द्रव को अगर गिलास में रख देंगे तो गिलास का आयतन बना लेगा, वो गिलास के जैसा हो जाएगा। द्रव को अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। गैस को ऐसे छोड़ दो, खत्म, पता नहीं चलेगा कहाँ गया है कि नहीं है, ठीक है। इसको जिसमें रख देंगे उसी के जैसा उसमें भी इधर उधर से घूमता रहेगा, ठीक। बाकी रही प्लाज्मा की बात, किसकी, प्लाज्मा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास, जानते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कि आपके पास सोडियम, आप सोडियम में जानते हो इलेक्ट्रॉन भी है, आप जानते हो इसमें प्रोटॉन भी है, आप इसमें जानते हो न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये निरावेशित होता है, क्या होगा, निरावेशित। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, ऋणावेश। मान लीजिए कि हम ढेर सारे सोडियम के पदार्थ ले लेते हैं, सोडियम के मान लीजिए अणु ले लेते हैं या मॉलिक्यूल ले लेते हैं, या इसके जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, हम ले लेते हैं सोडियम के। अब एक बात बताओ, अगर इसको हीट दिया जाएगा, तापमान दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो प्रोटॉन है, वो अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब अगर इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाने का मतलब क्या होता है कि एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया आपके पास। क्या बना, एक मिश्रण बना, और इस मिश्रण में प्लस वाला यहाँ घूम रहा है, माइनस वाला यहाँ घूम रहा है, फिर प्लस वाला घूम रहा है, माइनस वाला घूम रहा है, प्लस वाला घूम रहा है, माइनस वाला घूम रहा है, प्लस वाला घूम रहा है। ऐसे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, घूम रहे। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। मतलब इसमें आयन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, आयन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ये क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। यही आयन पाए जाते हैं और ये आयन क्या होते हैं, एक प्रकार का मिक्सचर बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहने लगते हैं, प्लाज्मा कहने लगते हैं। खैर, आपको एग्जाम में भी नहीं लिखना है, इसको केवल जानकारी के रूप में रखना है, ठीक है। बाकी आपके पास ठोस होता है, आपके पास द्रव होता है, आपके पास गैस होता है। ये हमने बताया कि भौतिक रूप से 3 तरीके के आपके पास पदार्थ होते हैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक। रासायनिक रूप से भी हम बांटेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास द्रव्य के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो रफ था, ठीक, समझने के लिए। मतलब दार्शनिक क्या कहते थे और वैज्ञानिक, दार्शनिक कहते थे चित्त जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बना शरीरा, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ठोस, हमारे पास द्रव, हमारे पास गैस होता है, ठीक है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में बताया। पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कणों, ये पदार्थ है, और पदार्थ के कणों के गुण, ठीक है। पदार्थ के कणों के गुण, अगर मैं बात करूं पदार्थ के कणों के गुण के बारे में बात करूं तो सबसे पहले पदार्थ के जो कण होते हैं वो सूक्ष्म कण, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत अति सूक्ष्म होते हैं।
संभव नहीं होता है कि उनको हम नग्न आंखों से देख सके, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी उसको देखने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। और उसके बाद फिर कहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक अंतरा आणविक अवकाश होता है। सबसे पहले कहा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक अवकाश होता है। ठीक। दूसरी चीज कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक अवकाश होता है। अंतरा आणविक अवकाश क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ठोस है आपके पास, मान लीजिए कोई सॉलिड है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक ठोस है, तो ये छोटे 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 कणों से मिलकर बना होगा। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होगा, बना होगा ठोस। कोई द्रव है तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अगर गैस है कोई तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, दो चार होंगे इसमें भी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में एक दूरी होती है, एक डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक। अंतरा का मतलब अंतर में या बीच में, और आणविक मतलब जो इनके अणु या ठीक है परमाणु हैं, और अवकाश का मतलब क्या होता है, स्पेस। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। तो क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच कुछ दूरियां होती हैं, उन्हीं को हम अंतरा आणविक अवकाश बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें दूरियों की, ठीक है, तो सबसे कम किस में होता है, ठोस में। ठोस में क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, क्या, अंतरा आणविक। अंतरा आणविक अवकाश। ठोस में क्या होगा, सबसे कम होगा। द्रव में क्या होगा, ठोस से ज्यादा होगा। गैस में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अर्थात इनके कणों के बीच जो दूरियां होंगी सबसे कम किस में होंगी, ठोस में। सब ठोस से थोड़ा सा ज्यादा किस में होंगी, द्रव में। और गैस में क्या होंगी, सबसे ज्यादा। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ठीक है कि एक कमरा है, उस कमरे में मैं कहूँ, या मान लीजिए कि एक रोड है, उस रोड पे मैं कहूँ कि 4 लोगों को दौड़ना है, तो 4 लोग आसानी से दौड़ते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ 5 लोगों को दौड़ना है, थोड़ा आपकी आसानी कम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 10 लोगों को दौड़ना है तो आपकी आसानी और कम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 500 लोगों को दौड़ना है तब तो खत्म। ठीक है, उसी में गिरेंगे। अब क्या होगा कि इनके बीच में अवकाश बहुत कम है। अवकाश क्या हो जाएगा, बहुत कम। लोगों के बीच में दूरियां क्या होंगी, बहुत कम हो जाएगा। जब दूरियां बहुत कम हो जाएंगी तो क्या वो गति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या वो मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे। और अगर मान लीजिए कि 2 लोग दौड़ते हैं तब तो चाहे जैसे कूदें, कोनो प्रॉब्लम होगी, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही द्रव क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत कम स्पेस है, मतलब 500 लोग हैं, मान लीजिए कि इसमें 20 लोग हैं, मान लीजिए कि इसमें 2 लोग हैं। अब बताओ स्पेस किस में ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि 2 लोग हैं। उससे कम स्पेस किस में है, 20 लोग हैं। उससे कम स्पेस कहाँ है, जहाँ 500 लोग हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये थे हमारे पास द्रव की पदार्थ की अवस्थाएं। और अवस्थाओं में कहा है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, ठोस के, द्रव के या गैस के, जिससे मिलकर बना होता है, इनके बीच एक स्थान होता है। अगली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ताप बढ़ाने में इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर इनके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि अगर इनके बीच में, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी थी, इनके बीच में एक अवकाश होता है। अगर इनके बीच में कोई स्पेस ना होता, इनके बीच में कोई अवकाश ना होता, तो बताइए
कि मान लीजिए कि आप कहते हो कि आज मेरा शरबत पीने का मन कह रहा है। अब शरबत पीना है तो चीनी पानी नींबू सब मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? मिलाओगे। अब ये जो पानी है, इस पानी में एक बात बताओ कि चीनी मिलाया आपने, चीनी घुल गया, अगर उसके बीच में स्पेस ना होता, अवकाश ना होता, तो क्या उसमें चीनी घुल पाता? नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है ठोस, ठीक है, अब ये ठोस तो है, चीनी गिरावे पे घुलाओ, चीनी घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस है ही नहीं। अब अगर इसके बीच में स्पेस नहीं है तो चीनी जाएगा कहाँ? चीनी के कण जाएगा नहीं। चीनी को चाहे गीला करके डालो, चाहे सूखा करके डालो, चाहे जैसे डालो, क्या इसमें मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। ठीक है, कौवा नियंत्रण को। अब देखो, ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपने पानी को उबलते हुए देखा है कि नहीं देखा? देखा है। ठीक, पानी कैसे उबलता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो द्रव के कण है, ये कण भागने लगते हैं। कहाँ करेंगे? भागेंगे, गति करते हैं, तभी तो उबलता है। तो पानी क्या होता है? देखते हो ना, घूमता रहता है, उबलता है, तभी तो उबलता है। ठीक है, मतलब जब हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ जाती है, कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं। दूसरा चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि पानी का उबलना, पानी के उबलने पर गति करता है कि नहीं करता है? ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना, अगरबत्ती आप जलाते हो, उसका सुगंध क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? फैल जाता है। ठीक है, तो अगरबत्ती के सुगंध का फैलना भी क्या होता है कि इनकी जब हमने तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ाया तो अगरबत्ती में जो कण थे छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं? उड़ने लगे। अब ये उड़ने लगे तो चारों तरफ फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे? फैल जाएंगे। कब? ऐसे रखे थे तब तो नहीं फैला। ठीक है, अब जब आपने इसमें तापमान दिया, जलाया इसको, तो क्या है? इसका सुगंध। पानी में क्या हुआ? पानी को आपने उबाला तो उसके कण गति कर रहे हैं, इसलिए पानी भी गति कर रहा है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला कहा है कि गर्म करने पर यह प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि जैसे ताप बढ़ाओगे तो इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होती जाएगी। अगला जो हमारे पास होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो कण होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं अपने आसपास। इधर आओ। ठीक है, एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मार्कर है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर इसके पदार्थ एक दूसरे को खींच नहीं रहे होते, अगर इसके पदार्थ एक दूसरे को खींच नहीं रहे होते, बिखर जाता। ये होता कि नहीं होता? होता। ठीक है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसको अंतराणविक बल बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक आसपास खींचते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि दो लोग पास पास रहेंगे तब तेजी से खींचेंगे, दूर दूर रहेंगे तब तेजी से खींचेंगे। दूर दूर रहेंगे तो बल काम करेगा, और दूर रहेंगे तो बल और भी कम काम करेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा बल किस पर लगता है? ठोस के कणों पर। उससे कम बल किसके कणों के बीच लगता है? द्रव में। उससे भी कम किस में लगता है? गैस में लगता है। ठीक है, तो अगर हम ठोस की बात करें तो इनके बीच जो बल लगता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इनके बीच द्रव जो होता है, द्रव के बीच जो बल होता है बहुत कम होता है, उससे भी कम, ठोस से कम होता है। लेकिन गैस के कणों के बीच जो होता है वो बल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। गैस के कणों को अलग अलग करना हो तो आसान है, द्रव को भी अलग अलग करना हो आसान है। मैं लोहा दे दूँ, अलग अलग करो, हाथ से मारो, मार के कह दो अलग हो जाए। पानी हाथ से मारोगे अलग हो जाएगा। गैस ऐसे ऐसे हटा दिया, हट जाएगा ना। ठीक है, लेकिन ठीक है, ठोस के कणों को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां कम होती हैं, तो बल बढ़ जाता है। और बल जैसे बढ़ता है तो क्या होगा? बल जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा कि इनको इनके स्थान से हटाना आसान नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ही ले लो, जैसे मान लीजिए कि आप अपने मम्मी पापा के पास हो, तब तुमका डर है कि ठुकैया हो जाएगा,
ठीक है। जैसे इधर उधर मुराही करेंगे तुरंत खूने जाएंगे। तब क्या हो रहा है कि आप बड़े सलीके से बिल्कुल अटेंशन हो, सब कुछ काम बड़े किफ़ायती कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप माता पिता के पास हो, स्पेस कम है, ठीक है। स्पेस कम है तो बल ज़्यादा लग रहा है, उनके बगलिए बैठे हो, जैसे मुराही करोगे तुरंत खूने जाओगे। और दूसरी चीज़ होगी द्रव की, अगर मैं बात करूँ, मान लो कि आपके मम्मी पापा घर पे हैं, आप स्कूले चले गए। आप स्कूले चले गए तो क्या वो देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अब वो नहीं देख रहे हैं तो बल काम करेगा? नहीं बल काम करेगा, ठीक है। तब केवल आपको एक का डर रहेगा कि घर जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन घर जाओगे तब तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन गैस की बात करो, मम्मी पापा आपके घर हैं, तुम दिल्ली चले गए पढ़ने। अब दिल्ली चले गए पढ़ने तब तो वो कम काम कर रहा है। फ़ोन किए, लल्लू पढ़ रहे हो? हाँ लल्लू पढ़ रहे हैं। लल्लू है सकत है, पार्क में घूमत हुआ, ठीक है। तो लेकिन लल्लू तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो स्पेस बढ़ा, अवकाश बढ़ा, दोनों के बीच में कणों के बीच दूरियां बढ़ी, बल कम हो गया। बल क्या हुआ? कम हो गया। उसी तरीके से कि अगर मैं ठोस के कणों के बीच बल की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, द्रव की बात करूंगा तो ठोस की अपेक्षा और कम काम करेगा, और गैस की बात करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा कम काम करता है, ठीक है। गैस के कणों के बीच लगने वाला बल वंडर वाल बल कहलाता है, ठीक है। खैर ये सब बात की बातें हैं, और ये कण होते हैं जिनका क्या होता है? बल लगाते हैं, ठीक है। तो द्रव की अवस्थाओं के, ठीक है। अब इनके बीच में जो कण होते हैं, इन कणों के बीच में बल अगर लगाओगे तो कई तरीके के बल लग सकते हैं। जैसे मान लो कि आप लगाते हो अंतराणविक बल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग जाता है, ठीक है। इसी में आप आकर्षण बल या ससंजक असंजक बल भी कह देते हैं, इनको ससंजक बल भी कहते हैं, ससंजक बल, ठीक है। और इसी में हो जाता है अंतराणविक बल, ठीक है। मतलब इनके कणों के बीच, ठीक है, अंतराणविक बल मतलब इनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आज हमने देखा, ठीक है, किसके किसके बारे में, ठीक है, ठोस के बारे में। देखिए यहाँ आप रफली नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के तरीके से, लेकिन आपके पास बुक है, आपके पास मतलब स्कूल में नोट्स वगैरह कराया जाता है तो वह नोट्स से आपको परिभाषाएं मिल जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे पूरा लिखवाना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो एक एक टॉपिक को अगर आप क्लियरली समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि ठोस, द्रव, गैस, हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं क्या थी? ठोस थे, आपके पास क्या था? आपके पास ठोस था, आपके पास क्या था? द्रव था, आपके पास क्या था? गैस था, आपके पास प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा था, ठीक है। ठोस को द्रव के रूप में बदला जा सकता है और द्रव को ठोस के रूप में बदला जा सकता है। द्रव को गैस के रूप में बदला जा सकता है, गैस को द्रव के रूप में, ठीक है। ये पदार्थ की अवस्थाएं पहले ही बता चुका हूं कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को पिघलाओ, बर्फ को तापमान दोगे तो क्या बन जाएगा? वो ठोस है ना, क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा उसको बॉयल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो द्रव से गैस बन जाएगा। और थोड़ा सा वो कण हो गए, कणों को और थोड़ा गर्मा दोगे, आयनों में चेंज हो जाएंगे, धनायन अलग हो जाएगा, ऋणायन अलग हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, इसको प्लाज्मा हम कहने लगेंगे, ठीक है। तो गैस से किस में बदल सकते हैं? प्लाज्मा के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। ठोस से हम द्रव में कैसे बदलेंगे? पिघलाकर, ठीक है, मेल्टिंग करके। क्या करके कर सकते हैं? मेल्टिंग करके। द्रव से गैस में कैसे बदलेगा? अगर द्रव को गैस के रूप में बदलना है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वाष्प, वाष्पीकृत करके या बॉयल करके, ठीक है। गैस से प्लाज्मा के रूप में तो आयनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब आयनों के रूप में बदलना, आयनों के रूप में, ठीक है, आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ठोस से द्रव के रूप में बदलना हुआ, ठोस से द्रव के रूप में बदलना होगा तो हमको मेल्ट करना पड़ेगा, और जिस तापमान पर ये मेल्ट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं या गलनांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गलनांक बोल देते हैं। खैर ये सब बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ोगे। ठोस को द्रव के रूप में बदल दिया हमने मेल्ट करके, द्रव को गैस के रूप में बदल दिया हमने वेपोराइजेशन करके, मतलब वाष्पन करके, और गैस को हमने प्लाज्मा के रूप में बदल दिया आयनीकरण करके, मतलब आयोनाइजेशन करके। अगर प्लाज्मा को गैस के रूप में बदलना है तो इसी को क्या करेंगे? डी आयोनाइजेशन बोल देते हैं इसी को,
डी आयोनाइजेशन। क्या कर देंगे हम, डी आयोनाइजेशन कर देते हैं। ठीक, गैस से अगर द्रव के रूप में बदल देते हैं तो इसी को हम संघनन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संघनन बोल देते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन बोल देते हैं। और अगर द्रव अगर ठोस के रूप में बदल देता है तो इसी को हम बोल देते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग। क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज करना, हिमीकरण। ठीक है, और ठंडा कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर ठोस द्रव में बदलता है तो इसको गलन बोलते हैं, गलनांक। द्रव अगर गैस में बदलता है तो वाष्पन हो जाता है। अगर गैस किस में बदलता है, प्लाज्मा में बदलता है तो आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण है, आयोनाइजेशन है। इसी को डी आयोनाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, वो गैस के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, गैस को, और जैसे मान लीजिए कि बारिश कैसे होती है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तभी तो बारिश होती है। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो आपके पास तालाब नदियाँ पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है कि जल क्या होता है कि जल वाष्पित होता है, और वाष्पित करके मतलब वाष्प बन के कहाँ हो जाता है, ऊपर उठता है। तो ऊपर जैसे जैसे उठता है तापमान कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से बाहर जाते हैं तो तापमान घटता है। तो तापमान जब घटता है तो क्या होता है कि ये कणों, क्या होगा, तापमान इनका घटेगा। तो तापमान जैसे घटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, द्रव के रूप में बदल जाएंगे। और द्रव के रूप में बदल जाएंगे तो आके टपक जाएंगे, और आके टपक जाएंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। ठीक है, और द्रव अगर ठोस में बदलना है तो इसी को फ्रीजिंग बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। मतलब ये हिम के रूप में या ठोस के रूप में क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, अगर ठोस द्रव में बदल रहा है, ठीक है, तो ये एक पोजीशन होता है कि मतलब एक स्थिति होती है कि ठोस से द्रव, द्रव फिर गैस, गैस से फिर प्लाज्मा में बदल जाएगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसे होती हैं कि ठोस से सीधा गैस में भी बदल जाएंगे। अब ठोस से सीधा अगर गैस में बदलेंगी तो इसी को हम ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। और अगर गैस से सीधा ठोस में बदल रहे हैं, अगर गैस से सीधा ठोस में बदल रहे हैं तो इसी को हम बोल देते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब इसी को हम बोल देते हैं निक्षेपण। क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, स्टिमुलेशन मतलब ऊर्ध्वपातन आपके पास। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि स्टिमुलेट होके क्या बना रहा है, गैस बना। ठीक है, सब्लिमेशन। तो अगर ठोस को अगर गैस के रूप में, ठोस अगर सीधा गैस के रूप में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के लिए जैसे, और उसके बाद फिर गैस अगर सीधा ठोस के रूप में बदल रहा है तो उसी को क्या बोल देंगे, डिपोजिशन बोल देते हैं, निक्षेपण बोल देता है। ऊर्ध्वपातन में आप देखोगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपका आयोडीन होता है, कैम्फर मतलब कपूर होता है आपके पास। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। ठीक है, ये होता है, आयोडीन होता है आपके पास, कैम्फर होता है। ठीक है, मतलब जिसको कपूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपूर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मतलब बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ऊर्ध्वपातन वगैरह होता है। समझ में? ठीक है, ऊर्ध्वपातन वगैरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनका ऊर्ध्वपातन होगा तो इनका निक्षेपण भी होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठंडा कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा किस में बदल जाएगा, ठोस में। ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अमोनियम क्लोराइड है, गैस के रूप में है, इसके गैस को जैसे ही ठंडा करोगे तुरंत तो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन, और अगर गैस से सीधा ठोस में बदल रहा है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कि द्रव्य क्या होता है, मैटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं भौतिक रूप से क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। केमिकली क्या होते हैं, ठीक है, भौतिक रूप से हमने बांटा ना, भौतिक रूप से जो दार्शनिकों ने, फिलासफरों ने बांटा था उसको हमने देखा, और उसके बाद फिर भौतिक रूप से देखा, और रासायनिक रूप से अभी हमारा बाकी है। ठीक है, रासायनिक रूप से क्या क्या होते हैं, आपने यौगिक पढ़ा होगा, आपने मिश्रण पढ़ा होगा, तो ये सब क्या होते हैं, किसके रूप में होते हैं, ये यौगिक या मिश्रण किस रूप में होंगे आपके। ठीक है, तो ये रासायनिक रूप से इनको देखा जाता है कि ये यौगिक है या मिश्रण है या क्या है, किस रूप में होता है, रासायनिक रूप में होता है। समझ में? तो ये चीज़ें आपके पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, और आगे हम जो भी इस चैप्टर के बारे में है, आगे जो भी हमारे पास जैसे गलनांक है, हमारे पास मतलब गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।